हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, और इसके कुछ प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। जो विद्यार्थी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, एक बार देख लें, ताकि आज का जो है क्लास होने वाला है आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आ सके। तो आज हम लोग मुख्य रूप से इस क्लास में सल्तनत काल को देखेंगे और इसमें पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, इसका क्या रीज़न है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग पिछले क्लास में जो प्रश्न पढ़े थे उसको देख लेते हैं। जैसे में मोहम्मद गौरी का दो सेनापति था, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग पिछले क्लास में क्लियर कर चुके हैं। और ये भी पढ़े थे हम लोग कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब गौरी जब 1206 ईस्वी में जब गौरी लौट रहा था गौर प्रदेश लौट रहा था गौरी, तो यहाँ पे खक्कर जनजाति हम पढ़ाए थे, एक खक्कर जनजातियों के द्वारा गौरी का क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, 1206 ईस्वी में। अब 1206 ईस्वी में जब गौर वापस जाते समय हत्या कर देता है, पूछा जाएगा कभी कभी कि मोहम्मद गौरी का हत्या किसने किया, तो खक्कर जनजातियों ने किया। और खक्कर जनजाति क्यों किया, तो ये भी बताए थे कि 1205 ईस्वी में जब आया था भारत, गौरी का एक इस तरह से रवैया था कि भारत में परस्पर जो है लगातार नहीं रहता था, लेकिन वो आते जाते रहता था, कभी भारत कभी गौर प्रदेश, कभी भारत कभी गौर प्रदेश। तो एक बार की बात है, जब 1205 ईस्वी में भारत आया था, तो यही सब खक्कर जनजातियों को क्या किया था, पराजित करते हुए आया था। तो पराजित करते हुए आया था, तो यही खक्कर जनजाति जो है यहाँ आस लगाए बैठा हुआ था कि जब तुम वापस आओगे तब तुमसे हम युद्ध करेंगे। तो वही जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जब वापस जाते रहता है गौर प्रदेश, तो खक्कर जनजातियों के द्वारा गौरी का क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। और गौरी 1206 ईस्वी में जाने से पहले यहाँ दो सेनापति छोड़ गया था, एक था ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको कहते हैं, और एक था बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। तो ये प्रश्नों को हम लोग याद करते हुए चलेंगे। दो जो है सेनापति को छोड़ चुका था। खास करके एक कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रश्न ये है कि मोहम्मद गौरी का ये क्या था, यह दास था, जिसको हम लोग गुलाम भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक था, और ऐबक का ये कौन था, सहायक सेनापति था, सहायक सेनापति। ये प्रश्न पूछा गया था कि बख्तियार खिलजी किसका सहायक सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन ये दोनों जो है किसका सेनापति था, गौरी का था। तो मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में भारत से जाने से पहले एक अपना दास को यहाँ छोड़ चुका था शासन चलाने के लिए। उस दास का नाम था ऐबक। और गौरी के मृत्यु के पश्चात यही ऐबक जो है, जो अपना गुलाम के नाम से एक वंश का स्थापना करता है, जिसका नाम है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे गुलाम वंश, ठीक है, दास वंश, ममलुक वंश, ठीक है, या फिर इलवरी वंश। और ये सब का नाम क्या है, दास वंश को गुलाम वंश कहते हैं, तो ठीक है, गुलाम को दास कहा जाता है, ये बात सही है। लेकिन मुमलुक वंश क्यों कहते हैं, इलवरी वंश क्यों कहते हैं, इसको मुमलुक क्यों नाम पड़ा, इलवरी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इलवरी और मुमलुक कुछ जो जाति थे, इलवरी जैसे में हम लोग पढ़ेंगे बलवन, तो बलवन से संबंधित ये प्रश्न आएगा कि वह जो है इलवरी जाति का था, तो एक तरह से हम उसको इलवरी वंश भी बोल सकते हैं। तो आने वाले प्रश्नों में हम लोग एक एक करके क्लियर कर देंगे, लेकिन यहाँ से जो है कुछ प्रश्नों को याद रखना कि दास वंश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे में गुलाम वंश, दास वंश, मुमलुक वंश और इलवरी वंश के नाम से जाना जाता है। तो गौरी के मृत्यु के पश्चात उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में ही एक गुलाम वंश का क्या किया गया, स्थापना किया गया। तो गुलाम वंश की स्थापना के साथ साथ जब गुलाम वंश समाप्त होगा, तो गुलाम वंश के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे गुलाम वंश चलेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो स्थापित किया गया। और गुलाम वंश के बाद फिर आएगा खिलजी वंश के बाद तुगलक के बाद सैयद के बाद क्या आ जाएगा, लोधी वंश। तो इन्हीं 5 राजवंशों ने दिल्ली पर अधिकार किया। क्या, कहाँ से अधिकार किया, दिल्ली पे। देखिए यहाँ से प्रश्न क्या है,
अब आपको ये क्लियर होगा कि दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो 5 जो राजवंश था, जो 5 जो वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 जो वंश है वह कहाँ से शासन किया भारत पे, तो यह दिल्ली से शासन किया। और दिल्ली से शासन करने के कारण इसे जो है दिल्ली सल्तनत नाम रख दिया गया, सल्तनत काल कहा गया इसे, और दिल्ली सल्तनत कहा गया। ठीक है, तो दिल्ली से सभी ने शासन किया भारत पे, इसलिए इसे क्या नाम रखा गया, दिल्ली सल्तनत रखा गया। जिसमें 5 राजवंशों में हम लोग पहला राजवंश पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है गुलाम वंश। ठीक है, और गुलाम वंश का स्थापना कितना ईस्वी में किया गया, 1206 ईस्वी में किया गया। तो 1206 ईस्वी में आप तो जानते हैं कि गौरी के मृत्यु के पश्चात तुरंत बाद ही, गौरी की मृत्यु के बाद ही एक वंश का स्थापना कर दिया गया, गुलाम वंश, दास वंश, सिलवरी वंश, मुलुक वंश। तो यहाँ से प्रश्न अगर पूछ जाए कि गुलाम वंश का स्थापना किसने किया, तो यहाँ से आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका स्थापना किया, गुलाम वंश का क्या किया, स्थापना किया। ठीक है, और गुलाम वंश चलता है कब से कब तक, तो यहाँ से चलेगा गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। लेकिन क्या होता है, गुलाम वंश में बहुत सारे शासक हुए। गुलाम वंश में बहुत सारे शासकों में जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है उसका एक दामाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया सुल्तान आती है। फिर रजिया सुल्तान के बाद क्या आता है, बलबन आता है। तो इस तरह से प्रश्नों को हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ से लेकिन गुलाम वंश का स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन रहा 1206 से 1210 तक रहा। तो यहाँ से याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कब से कब तक किया, तो 1206 से 1210। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुलाम वंश चलेगा 1206 से 1290, लेकिन 1290 तक ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल नहीं रहेगा, किसी और का शासनकाल आ जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब तक शासन किया, कब से, तो 1206 से 1210 तक। तो यहाँ से क्लियर करेंगे। यहाँ से कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कुछ अच्छे कार्य थे। जैसे में एक हम लोग जानते हैं कि ऐबक को कुरान खां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरान खां। याद करते हुए चलेंगे, कुरान खां। ऐबक को क्या कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है। और ये ऐबक एक ऐसा मतलब शासक था जो लाखों का दान किया करता था लोगों को। लाखों का दान मतलब बहुत सारा धन दौलत जेवर जो है गहने जो है लोगों को क्या किया करता था, दान किया करता था। तो ये दानी प्रवृत्ति होने के कारण, यहाँ से देखिए दानी, ये इसका ऐबक का प्रवृत्ति कैसा था, दानी प्रवृत्ति का था। ये दानी मतलब लाखों का दान किया करता था। लाखों का क्या किया करता था, ये दान किया करता था। और इस प्रवृत्ति के कारण इसे क्या कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, लाख बख्श। तो इस तरह से कुछ प्रश्नों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे में फिर से एक बार कि ऐबक को क्या कहा गया, कुरान खां कहा गया। यह पूछा जाएगा कि लाखों का दान करने वाले को क्या कहा जाता है, तो एक तरह से ये इसको कहा जाता है लाख बख्श। और लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऐबक को कहा जाता है। ठीक है, और ये ऐबक का गुरु का नाम था बख्तियार काकी। ऐबक का गुरु का क्या नाम था, इसका अगर गुरु का नाम पूछा जाए गुरु, तो इसका गुरु का नाम था बख्तियार काकी। और इसी बख्तियार काकी के स्मृति में, या स्मृति बोलिए चाहे याद बोलिए, स्मृति में एक कुतुब मीनार का क्या किया था, ये कुतुब मीनार का निर्माण किया था। कुतुब मीनार, ये सब बेसिक प्रश्न है, इसको याद करते हुए चलना है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न में भी विद्यार्थी फंसते हैं और बड़े प्रश्न जो है बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी विटामिन सी से कुछ जो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है तो वो गड़बड़ा जाते हैं। तो इसको भी लेकर के चलना है। बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न जो है एग्जाम में परेशान करते हैं, तो यहाँ से याद करते हुए चलेंगे कि ऐबक का गुरु का क्या नाम था, गुरु का नाम था बख्तियार काकी। और ये बख्तियार काकी के याद में या स्मृति में एक कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, ये सब बेसिक है तो याद करते। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। और ये जो है कुतुब मीनार का नींव डाला था। ये जो है ऐबक जो है कुतुब मीनार का क्या किया था, नींव डाला था, मतलब स्टार्ट किया था। लेकिन इसको पूरा किसने किया, निर्माण कार्य अगर पूछा जाए, निर्माण कार्य पूरा किसने किया, निर्माण कार्य पूरा इस जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य पूरा किसने किया, निर्माण कार्य पूरा किया इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश।
एक तरफ से अगर इसको कहा जाए तो यह जैसे में हम लोग पढ़ते हैं कि मोहम्मद गौरी, यहाँ से देखिए गौरी का गुलाम कौन था? गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। हम लोग इल्तुतमिश आने वाले क्लास में पढ़ेंगे इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन, बलबन। तो ये चार तरह से देखिएगा पूछा जाएगा कि गौरी का गुलाम कौन? गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन? बलबन। ऐबक का ये एक तरह से दामाद भी था, गुलाम था ये इल्तुतमिश, लेकिन इसको बाद में ये अपना दामाद बना लेता है। तो इसे कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो है किसका दामाद था? तो ऐबक का। या किसका गुलाम था? तो ऐबक का। तो यहाँ से जब कुतुब मीनार का जब नींव डाला ये ऐबक, और नींव डालने के पश्चात इसका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है 1210 में। इसका 1210 में किसका मृत्यु होता है? ऐबक का। तो मृत्यु होने के बाद जो इसका पूरा निर्माण कार्य पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश किया। कौन किया? इल्तुतमिश, जो इसका दामाद बोलिए या दास बोलिए, इल्तुतमिश किया। लेकिन इसमें एक और प्रश्न आकर के जुड़ जाता है कि पाँचवें मंजिला का निर्माण किसने किया? तो कुतुब मीनार का 5वें मंजिला का निर्माण करेगा बाद में आकर के। जब हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे तो कुतुब मीनार का जो 5वें मंजिला का जाकर के तुगलक वंश में जो इसका 5वें मंजिले का निर्माण करता है। 5वें मंजिले का निर्माण करने वाला शासक था, पूछेगा कि 5वें मंजिले का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा किया गया? तो यहाँ पर हम लोग याद करेंगे FST, मतलब फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वें मंजिले का निर्माण किया गया। कौन? किसके 5वें मंजिले का? तो कुतुब मीनार के 5वें मंजिले का। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा किया गया? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। तो ये सब प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ देखिए, यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक को ये भी बोला गया कि ये जो है चंद्रमा का स्वामी अपने आप को बोलता था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ऐबक अपने आप को क्या बोला? चंद्रमा का स्वामी। देखिए क्या बोला, हम लोग पढ़ेंगे जब मुगल वंश, यहाँ मुगल वंश से कुछ प्रश्न है आपको याद करना होगा यहाँ पे। जैसे में मुगल वंश में जितने भी शासक हुए सभी लोगों ने बादशाह का उपाधि धारण किया। बादशाह, सभी लोगों ने किसका उपाधि धारण किया? बादशाह। किस वंश में? मुगल में। मुगल वंश जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें सभी लोग किसका उपाधि धारण करेंगे? बादशाह का उपाधि धारण करेंगे। लेकिन हम लोग अगर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत में सभी लोग किसका उपाधि धारण करते थे? तो सुल्तान का उपाधि धारण करते थे। सुल्तान का उपाधि किसके दौरान? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, पूछेगा यहाँ से प्रश्न पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए वे किसका उपाधि धारण किए? तो सुल्तान का उपाधि धारण किए। लेकिन मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए वे किसका उपाधि धारण किए? तो बादशाह का। जैसे में हम लोग कैसे बोलते हैं? बादशाह अकबर। ठीक है, सुल्तान, रजिया सुल्तान। तो इस तरह से प्रश्न को इंडिविजुअली ढंग से पढ़ते चलेंगे। अब देखिए, लेकिन यहाँ रूल्स है कि सुल्तान का उपाधि धारण करना है दिल्ली सल्तनत में। लेकिन दिल्ली सल्तनत में गुलाम मत बोलिए, दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तान का उपाधि धारण करते हैं। सुल्तान की जगह पर जो है ना मलिक का उपाधि धारण किया था। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है कि सुल्तान के जगह पर मलिक का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के स्थान पे मलिक का उपाधि धारण करने वाला कौन था? या फिर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि मलिक का उपाधि किसने धारण किया था? 4 गो दिया होगा, शासक का नाम दिया रहेगा। तो मलिक का उपाधि धारण करने वाला था कौन? ऐबक। कौन था? ऐबक था। और मलिक का अर्थ क्या होता है? मलिक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। मतलब ये कहता था, कुतुबुद्दीन ऐबक कहता था कि हम जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहाँ जो है हमें क्या है, मतलब ईश्वर के द्वारा भेजा गया। ठीक है, तो इसी को क्या है? चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी मलिक का अर्थ होता है। ये पूछा जाएगा कभी कभी, मलिक का अर्थ क्या होता है? तो चंद्रमा का स्वामी। और इस मलिक का उपाधि धारण करने वाला शासक का क्या नाम था? ऐबक। अब ऐबक के दरबार में कुछ विद्वान रहा करते थे। तो ऐबक के दरबार में जो कुछ विद्वान रहा करते थे उन विद्वानों को भी पढ़ते रह जाना है। जैसे में हसन निजामी, यहाँ से प्रश्न बोलेगा कि हसन निजामी किसके दरबार में रहा करते थे? हसन निजामी
और एक व्यक्ति का नाम आ जाएगा मिनहाज उल नासिर। यहाँ एक ये व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम है मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। और एक था हसन निजामी। दो विद्वान जो है ऐबक के दरबार में रहा करते थे और इसके द्वारा कुछ पुस्तक लिखा गया है, उन पुस्तकों को याद करते हुए चलना। जैसे में ताज उल नासिर, देखिए हसन निजामी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है क्या, ताज उल नासिर। और मिनहाज उस सिराज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, उसका ना क्या नाम है, कुब्बत उल इस्लाम। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखेगा। कुब्बत उल इस्लाम का जो है पुस्तक, कुब्बत उल इस्लाम नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है, तो यहाँ से हम लोग किन करते हैं, मिनहाज उल सिराज के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। इस प्रकार से तो ऐबक को कुरान खान भी कहा गया। लाखों का दान करने वाला ये व्यक्ति था, इसलिए इसको क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया। अब साथ ही साथ ये भी प्रश्न बनता है कि यहाँ से हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, कुल मिलाकर कितने राजवंशों ने शासन किया, तो कुल मिलाकर 5 राजवंश शासन किया। सबसे पहले तो शासन करने वाला गुलाम वंश था। गुलाम वंश में देखिए, गुलाम वंश का स्थापना जो है सत्ता कब समाप्त हो जाता है बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है ऐबक जो था, ऐबक जो है खेल का बहुत शौकीनी था। ये जो है खेल रहा था चौगान। क्या खेल रहा था, चौगान खेल रहा था, चौगान, जिसका अभी वर्तमान नाम है पोलो। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 4। और वाटर पोलो में कितना होता है, वाटर पोलो में 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न 1 2 भी और भी एक्स्ट्रा बन गया कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 4। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। तो चौगान का पहले का नाम है चौगान, लेकिन अभी चौगान का नाम क्या हो गया, पोलो हो गया। तो यही चौगान खेलते समय, चौगान घोड़ा मतलब घोड़ा पर चढ़ करके कुछ इस तरह से मारना होता है, ज़मीन पे गेंद जैसा रहता है, तो घोड़ा पर चढ़ के चौगान खिलाता है। यही चौगान खेलते समय वह जो है घोड़ा से क्या हो गया, घोड़ा से गिर गया। कौन गिर गया, ऐबक। और घोड़ा के टापू से घोड़ा उस पर चढ़ते गया, पीछे से पार होते गया, तो घोड़ा के टापू से क्या हो गया, इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया कितना में, 1210 में। यहाँ से हम लोगों ने पिछले कुछ प्रश्नों को हम लोग देखा था कि ऐबक का मृत्यु कब हुआ, 1210 में। तो इसका शासनकाल ऐबक का कब से कब तक रहा, 1206 में तो ये खुद गुलाम वंश का स्थापना किया और इसका शासन रहा 1210 ईस्वी तक। लेकिन इसके मर जाने के बाद गुलाम वंश खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी शासन चलाया किसी, जैसे में रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश और बलबन, इस तरह से कुछ जो है शासक आए और गुलाम वंश का सत्ता संभाले। तो यह जो ऐबक का मृत्यु हो जाता है 1210 में। कैसे, तो घोड़ा से कैसे, तो पोलो चौगान खेल रहा था, चौगान खेलते समय, चौगान का भी वर्तमान नाम क्या है, पोलो नाम है। ठीक है, तो ये जो है घोड़ा के टापुओं से इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो मृत्यु होने के बाद जो है यहाँ से देखिए, इसके मृत्यु के बाद, ऐबक के मृत्यु के बाद क्या होता है, ये ऐबक के मृत्यु के बाद इसका सत्ता संभालता है आराम शाह। उसका क्या नाम था, आराम शाह। तो यहाँ से याद रखिएगा प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात जो है उसका गुलाम वंश का सत्ता किसने संभाली, तो आराम शाह। लेकिन आराम शाह को है क्या है कि हटा करके ऐबक का दामाद जिसका नाम था इल्तुतमिश सत्ता को अपने पास ले लेता है 19 कितना में, 1211 ईस्वी में। तो पूछा जाएगा कि ऐबक के बाद गुलाम वंश का जो है सत्ता किसने संभाली, तो डायरेक्ट बोलिएगा इल्तुतमिश, क्योंकि आराम शाह बना ही था कि इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ऐबक के बाद उसका जो है दामाद था इल्तुतमिश, वह 1211 ईस्वी में क्या बन गया, 1211 ईस्वी में अपना सत्ता, गुलाम वंश का सत्ता अपने हाथों में संभाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से ऐबक से और इल्तुतमिश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न था। और यही इल्तुतमिश से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान।
तो आने वाले प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ से कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे गुलाम वंश के बाद आएगा, गुलाम वंश अभी समाप्त नहीं हुआ है, गुलाम वंश से और भी प्रश्न चलेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी कुछ जो प्रश्न आज का क्लास में है वो देखते हैं। जैसे गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद क्या, लोदी वंश। तो इससे किस प्रकार से प्रश्न पढ़ेंगे, हमको अगर पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित राजवंशों में जो है क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करें, पूछ देगा कि आगे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। जैसे मैं पहले यहाँ लिख लेते हैं कुछ प्रश्न को। जैसे गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया, ठीक है। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया, तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तुगलक वंश का स्थापना है ना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया है, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये सब। सैयद वंश का स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया, खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश का स्थापना किया गया। और ये जो है लोदी वंश का स्थापना किया गया किसके द्वारा, बहलोल लोदी के द्वारा, बहलोल लोदी। और यही बहलोल लोदी, ये लोदी वंश में एक शासक आएगा जब हम लोग मुगल वंश पढ़ेंगे, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के इसी में जो है एक शासक आएगा इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी के पराजित करने के बाद मुगल वंश का क्या हो जाएगा, स्थापना हो जाएगा। लेकिन इब्राहिम लोदी को मरने से पहले जितने भी शासक हैं 1206 से लेकर यहाँ से अंतिम से लेकर के 1206 तक सभी कहलाएंगे दिल्ली सल्तनत के शासक, ठीक है। जब इब्राहिम लोदी का मृत्यु हो जाएगा, लोदी वंश का एक शासक आएगा, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अब जब इब्राहिम लोदी हार जाएगा तब मुगल वंश का क्या पड़ेगा, भारत में नींव पड़ेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश होगा और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश होगा। तो यहाँ से एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद करेंगे। उस ट्रिक का क्या नाम है, जैसे इस ट्रिक को हम लोग पढ़ेंगे, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। ये अच्छा ट्रिक है, थोड़ा सा याद रखना है। अगर आपको ऐसे याद हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो इस तरह से याद रख सकते हैं। ये जो ट्रिक है, गुलाब से क्या हो जाएगा, ये पूरा गुलाब से हम लोग करेंगे गुलाम, ठीक है। ये हो गया गुलाम वंश। खिले तो हो गया खिलजी, देखिए गुलाब से बाद गुलाम के बाद क्या हो गया, खिलजी हो गया। तो ये हो गया क्या, खिलजी, खिलजी, ठीक है। और तो से हो गया क्या, खिलजी वंश के बाद क्या हो गया, तो से हो गया तुगलक, ये क्या हो गया, तुगलक। और स से हो गया क्या, स अगर है तो सु नहीं देखना है, यहाँ स देखना है, क्योंकि आप स से पढ़ रहे हैं। स जैसे आएगा तो जानिएगा, ऐसे ही माइंड ऑटोमेटिक काम करेगा कि स से एक वंश था जिसका नाम था सैयद वंश। तो ये सैयद वंश, यहाँ से स से क्या हो गया, सैयद वंश, ठीक है। और ल से क्या हो गया, लोदी वंश हो गया, लोदी वंश, ठीक है। तो यहाँ से कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। गुलाम वंश, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सु से सैयद वंश, और ल से क्या हो गया, लोदी वंश। तो गुलाब खिले तो सुगंध लो। इस तरह से पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 5 राजवंश शासन किए। उन 5 राजवंशों को नाम रखने का एक ट्रिक है साधारण सा, उसे याद रखना है। अगर आपको ऐसे याद हो जाता तो ये भी अच्छा है, तो यहाँ से याद करेंगे। साथ ही साथ ये जो डेट याद रखेगा, 12 पूछेगा गुलाम वंश कब से कब तक चला। अब ये सब प्रश्न थोड़ा सा प्रश्न यहीं से रहता है, सब प्रश्न जो है नॉर्मल प्रश्न रहता है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे में कुछ दिन पहले पूछा जा रहा था कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां, लेकिन अब ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता है। पूछ देगा कि गुलाम वंश कब से कब तक चला, 1206 से 1290, 1208 से 1290, 1210 से 1289, 1200, इस तरह से। तो आपको याद करना होगा कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कब से कब तक रहा, 1206 से 1210 तक। अब 1211 से शासन करने लगता है कौन, इल्तुतमिश करने लगता है 1211 से। अब इल्तुतमिश पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान पढ़ेंगे, बलबन पढ़ेंगे। तो इतना सारा प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर कुछ प्रश्न छूटा है तो देख लेते हैं एक बार।
चलिए ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम प्रयास करेंगे कि आने वाला आपका जो क्लास है और भी इससे बेहतर हो। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में।